क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ द एटम, गिव पोस्टुलेट्स ऑफ द बोर थ्योरी। हमें बोर थ्योरी को एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऑन द बेसिस ऑफ बोर थ्योरी। हमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को वो एक्सप्लेन करना है। ठीक है, सबसे पहले बोर थ्योरी पर पढ़ते हैं। देखो, हमारा न्यूक्लियस में जो होता है, अंदर में इसमें क्या होगा, न्यूक्लियस में क्या होगा हमारे पास, न्यूक्लियस में हमारे पास प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन होगा। ठीक है, और उसके तरफ जो है क्या होगा, ऑर्बिट होगा, एक ऑर्बिट, दो ऑर्बिट, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, इसमें कितना होगा, एक, दो, तीन, चार, पांच, 6, 7, 8। ओके, तो क्या होगा, जो हमारा न्यूक्लियस के चार तरफ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। ओके, तो उसने क्या किया था ना कि बोर साहब ने 1913 में ईस्वी में अपना थ्योरी को एक्सप्लेन किया था। ओके, बोर postulated his theory in 1913, 1913। ठीक है, और उसने क्या कहा था, सबसे पहला बात कहा था कि एटम जो होता है ना आपका स्फीयर शेप का होता है। एटम इज स्फेरिकल, having atomic number equal to ZE, which is positive charge at the center। ओके, तो इसने पहला बात कहा था कि सेंटर पे जो होता है आपका प्रोटॉन होता है, जो कि आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब देखो, ये है हमारा प्रोटॉन और ये है हमारा इलेक्ट्रॉन, तो दोनों के बीच में क्या रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, इसके बारे में क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन proton and electron is equal to K हमारा क्या है, एक कांस्टेंट है जिसका मान होता है 1/4πε। ओके, K ZE ये प्रोटॉन का एटॉमिक नंबर चार्ज हुआ, इलेक्ट्रॉन का चार्ज डिवाइड बाय R। ओके, और यहाँ पे नीचे क्या स्क्वायर, और यहाँ पे क्या जगह क्या पुट कर सकते हैं, 1/4πε ZE इंटू E/R²। तो इसके बीच में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, वो कितना होगा, इतना होगा। ठीक है, ओके, और यह जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा, हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर। ओके, इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा, mv²/r। तो हमारा दूसरा पॉस्टुलेट के बारे में मैंने कह दिया, तीसरा
इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है, तो इसमें क्या होगा, रिवॉल्व करने के कारण जो होगा वो इसमें एनर्जी पे एडिट हो सकता है, लेकिन ऐसा उसने ये भी कहा था कि जो भी इलेक्ट्रॉन इसके चार तरफ रिवॉल्व करेगा वो एनर्जी को रेडिएट नहीं करेगा। ओके, तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस does not emit any radiating energy। ओके, तो यह जो है इलेक्ट्रॉन जो इसके चार तरफ जो घूम रहा है वो कभी भी ऐसा रेडिएटिंग एनर्जी को रिलीज नहीं करेगा। ओके, और जो इसका एंगुलर मोमेंटम जो होगा ना, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आर क्रॉस पी। सभी को पता है एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आर क्रॉस पी, और पी का मान एम बी आर, तो इसका कितना एम बी आर। ओके, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इज इक्वल टू एन मल्टीपल ऑफ एच बाई 2 पाई। ओके, फोर्थ हमारा है एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग around nucleus is equal to n multiple of एच बाई 2 पाई। ओके, और इसको सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं एम बी आर इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई। ओके, तो ये हमारे पास चार पॉसिबिलिटी है इसका, इसको लिखिए। तब पहला क्या है हमारा, एटम जो आपका स्पेक्ट्रल शेप का होता है, जिसके अंदर एटॉमिक नंबर जो होता है वो Z इंटू ई होता है। ई क्या, इलेक्ट्रॉन का एक चार्ज है। ओके, और ये पॉजिटिव चार्ज होता है जो कि सेंटर में होता है। दूसरा बात इसने कहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लगेगा इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में के जे डी इंटू ई बाई आर स्क्वायर होगा, जो कि इक्वल होगा सेंटीपीटल फोर्स के बराबर। इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करेगा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व around the nucleus does not emit any radiating energy। दो भी इलेक्ट्रॉन इसका चार तरफ जो रिवॉल्व करेगा वो एक रेडिएटिंग एनर्जी को रिलीज करेगा। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा जो इसका चार तरफ मूव करेगा उसका मान कितना होगा, n मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई। ओके, अब क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को आपको बताना है इसके बेसिस पे। देखो, एक न्यूक्लियस हुआ हमारा, और न्यूक्लियस के चार तरफ बहुत सा ऑर्बिट होगा, एक ऑर्बिट, दो ऑर्बिट, तीन ऑर्बिट और चार ऑर्बिट। ओके, तब देखो जो ऊपर में जो इलेक्ट्रॉन जितना ही ऊपर होता है उसके पास कितना होगा, एनर्जी उतना ही कम होगा। ओके, तो देखो ऊपर से नीचे तो एनर्जी इसमें क्या होगा, देखो जब इलेक्ट्रॉन जो होता है सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होता है तो क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन जब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होगा ऊपर से नीचे आएगा। ओके, और जब इलेक्ट्रॉन जो होता है नीचे में रहेगा तो वो क्या करेगा, नीचे से ऊपर जाएगा। ये होता है, देखो दो भी इलेक्ट्रॉन जो होता है ऊपर से नीचे आएगा तो ऊपर से नीचे आने में क्या करेगा, एनर्जी को रेडिएट करता है, और नीचे से ऊपर जाने में एनर्जी को गेन करता है, तो एब्जॉर्ब करेगा। ओके, तो चार पोस्टनेट का हमारा पांचवा पोस्टनेट क्या था इसमें, वो बच गया इसमें।
इलेक्ट्रॉन when jump from higher orbit to lower orbit, then it will absorb energy, and when it jump from lower orbit to higher orbit, then it will absorb energy. ओके, तो जब ये हायर से लोअर गया तब एनर्जी को ये रेडिएट किया, सॉरी हायर टू लोअर गया ना, सॉरी हायर टू लोअर गया तो ये क्या क्या इट विल रेडिएट एनर्जी. ओके, और व्हेन इट जंप फ्रॉम द लोअर ऑर्बिट टू द हायर ऑर्बिट देन इट विल एब्जॉर्ब एनर्जी. ठीक है, तो अगर कोई भी होता है हायर से लोअर में जाता है तो उसमें क्या करता है, एनर्जी को रेडिएट करता है, और जब लोअर से हायर में जाता है तो वो क्या करता है, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है. ठीक है, इसको कैसे पता सकते हैं, देखो चेंज इन एनर्जी वो होता है, वो कितना होता है आपका EF माइनस EI. ओके, तो लोअर में जो होगा वो कितना होता है आपका एनर्जी, एनर्जी जो होता है उसका फॉर्मूला होता है आपका -13.6 Z स्क्वायर बाई N स्क्वायर. ठीक है, तो ये निगेटिव में है, एन का मान जितना ज्यादा होगा ई का मान उतना ही निगेटिव में कम होगा. ओके, तो ऊपर में एनर्जी ज्यादा होता है, नीचे एनर्जी कम होता है. तो देखो ऊपर में क्या होता है, हायर ऑर्बिट में वो क्या होता है, मोर एनर्जी, और लोअर ऑर्बिट पे क्या होता है, वो क्या होता है आपके पास कम एनर्जी होता है, लेस एनर्जी. ओके, -13.6 Z स्क्वायर N स्क्वायर. तो देखो जब ये ऊपर से नीचे गया तो ऊपर में क्या होगा, EF माइनस EI. तो ऊपर में हमारा ज्यादा है और नीचे आया तो उसमें कम है, तो कम में से ज्यादा घटाएंगे तो वो क्या होगा, हमारा निगेटिव आएगा. और निगेटिव का मतलब क्या होता है, वे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है, एनर्जी को रेडिएट करेगा. और ओके, जब ये हाई टू लो गया ना, हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, जब ये लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट पे जाएगा तो क्या होगा, लो ऑर्बिट पे एनर्जी कम है और हायर ऑर्बिट में एनर्जी ज्यादा, सॉरी लोअर टू हायर ना, तो लोअर अपना हुआ इनिशियल, तो वो कम हुआ, और हायर पे क्या वो हुआ फाइनल, तो ज्यादा हुआ. तो ज्यादा में से कम घटाएंगे तो कितना होगा आपका पॉजिटिव. तो उसमें क्या करेगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा. ओके, तो इसे हमने प्रूफ कर दिया कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो होता है हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट जब करता है तो वो क्या करता है, वो एनर्जी को रेडिएट करेगा, और जब वो लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट जब करेगा तो एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करेगा. ओके, सिंपल सी भाषा में समझ गया. अब हमको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को बताना है. तो हाइड्रोजन, तो बोर साहब ने जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में चर्चा की थी वो हाइड्रोजन एटम चाहे हाइड्रोजन डाइक एटम के लिए ये पॉसिबल है. ओके, अगर हाइड्रोजन डाइक एटम को छोड़ के कुछ और होगा तो उसके लिए पॉसिबल नहीं हो सकता. ओके, Bohr explained
हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम that when electron jump from higher orbit to lower orbit, then it will emit energy with fall under following condition. ओके, तो देखो अगर वो क्या करता है, N1 N2 इज इक्वल टू N से लेके N1 इज इक्वल टू 1 पे फॉर्म करता है। ओके, तो ऊपर का ऑर्बिट कुछ भी हो, ऊपर से अगर वो 1 में फॉर्म करता है तो उसको बोलते हैं डायमंड सीरीज। ओके, N2 इज इक्वल टू N से N1 इज इक्वल टू 2 पे फॉर्म करता है। ओके, जैसे कि हमारे पास बहुत सा ऑर्बिट है, ये न्यूक्लियस हुआ 1 2 3 4 5 बहुत सारा। तो अगर वो हाइयर ऑर्बिट से N1 इक्वल टू 1 पे फॉर्म करेगा तो वो डायमंड सीरीज होगा। 2 पे फॉर्म करेगा तो उसको क्या बनेंगे, बार्बर सीरीज बनेंगे। और N2 इक्वल टू N से लेके N1 इक्वल टू 3 पे फॉर्म करेगा तो उसको क्या बनेंगे, पैशन। फिर आएगा हमारा ब्रैकेट ऑफ फुल, N2 इक्वल टू N से लेकर के N1 इक्वल टू 4 पे फॉर्म करेगा तो उसको क्या बोलते हैं, ब्रैकेट। और N2 इक्वल टू N से लेकर के N1 इक्वल टू 5 पे फॉर्म करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, BFUND, फुंड सीरीज। ओके, तो फुंड का मतलब, ओके अब देखो अभी नाइट जो है किस में फॉर्म करेगा, अल्ट्रावायलेट में फॉर्म करेगा कि किस में फॉर्म करेगा, वो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। ओके, ये होता है विजिबल रे, यूवी रे, बाकी सबका सब होता है इंफ्रारेड। ओके ओके, तो इसमें तो एनर्जी का तो 3 आता है, वो निगेटिव में आता है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी इज ऑलवेज इमिटिंग। ओके, अब क्या कर रहा है कि बोर का थ्योरम को दे करके उसको आपको एक्सप्लेन करना है, यही चीज को आपको एक्सप्लेन करना ऑन द बेसिस ऑफ बोर थ्योरम। ठीक है, तो बोर साहब ने क्या कहा था कि एंगुलर मोमेंटम जो होगा इलेक्ट्रॉन का वो किसके बराबर होगा, n/2 पाई। ओके, और टोटल एनर्जी कितना है इलेक्ट्रॉन का, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी कितना होने वाला है आपका, हाफ mv², और पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, माइनस k ZE इंटू E बाई R। ये हो गया आपका टोटल एनर्जी। ओके, तो अब देखो यहां से V का मान कितना पुट करेंगे, और हमको पता है कि mv² बाय R इज इक्वल टू कितना होता है, k ZD इंटू E बाई R²।
ओके, तब देखो यहां से एक कार्ड से एक कार्ड कट गया। ओके, तो यहां से हमको VS पर का मान आ जाएगा। VS पर का मान कितना होगा, K ZE इंटू E। ओके, और नीचे में एक R होगा और नीचे में एक M होगा। ओके ओके, ये आ गया आपका VS पर का मान। यहाँ पे VS पर का मान पुट करें 1/2 ZE इंटू E बाई R M, और यहाँ M 40 से का माइनस K ZE इंटू E बाई R। देखो यहाँ एक M से एक M कट गया, यहाँ पे 1/2, तो टोटल एनर्जी हम कितना आएगा 1/2, सॉरी हाँ, और यहाँ पे K भी तो है 1/2 K निगेटिव में आएगा ZE इंटू E बाई R। ओके, इस यहाँ पे नीचे में 1/2 है, तो देखो K ZD इंटू E ये सब कॉमन है, R भी कॉमन, सबको काउंट कर दिया। यहाँ पे 1/2 माइनस 1 आपका मान कितना होगा -1/2, वही मैंने पुट कर दिया -1/2 K ZE इंटू E बाई R। तो टोटल एनर्जी इसका पावर कितना हो गया इसका -K ZE E बाई 2R। ओके, ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका टोटल एनर्जी कितना आ गया निगेटिव में आ गया। ओके, तो देखिए टोटल एनर्जी जो निगेटिव में है उससे आप क्या क्या समझते हैं कि जो इंफिनिटी पे जो होगा वो एनर्जी कितना होगा आपका 0 होगा। देखिए सीएम एनर्जी की बात करते हैं तो कितना होगा EF माइनस EI। ओके, और यहाँ पे एनर्जी का मान कितना होता है -13.6 Z स्क्वायर बाई L स्क्वायर। ओके, तो देखो आपका इंफिनिटी पे जो है वो 0 मानते हैं, तो इंफिनिटी से कोई भी ऑब्जेक्ट को लाते हैं करंट पोजीशन पे, तो EF का मान कितना करेंगे -13.6 Z स्क्वायर बाई L स्क्वायर माइनस, और यहाँ पे इंफिनिटी पे आपका मान 0 है, तो आपका मान यहाँ पे कितना होगा निगेटिव। ओके, तो यहाँ पे जो निगेटिव आया मतलब यही चीज है, तो निगेटिव आने का मतलब क्या है कि निगेटिव साइन रिप्रेजेंट, ऊपर का मिटाते हैं यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे निगेटिव साइन represent that atom is bound to, that electron is bound to atom, electron is bound to atom and energy at infinity is assumed to 0, energy at infinity is assumed to 0। इन्फिनिटी पे जो है हम एनर्जी को एज्यूम करते हैं कि वो हमारा 0 होगा। ओके, तो हमारा टोटल एनर्जी निगेटिव में आता है, इसी चीज को प्रूफ करना है ऑन द बेसिस ऑफ बोर थ्योरी, जो हमने प्रूफ कर दिया। ओके, थैंक यू।